हाँ जी, आइए सुशील जी। जी सर नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बढ़िया बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। सर मैं ऐसे सोच रहा था कि आज थोड़ी सी चूंकि मीडिया की बातचीत की जाए और मीडिया का जो सिनेरियो जो था 80 के दशक में, मतलब थोड़ा सा पीछे जा करके, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी उस पर बातचीत होनी चाहिए। उस पर कभी बातचीत हम लोगों ने की नहीं। ये आपने किताब देखी थी ना हमारी? जी मैंने देखी थी। 8 years ऑफ मोदी सरकार। बहुत ही शानदार किताब है सर, और जितनी भी योजनाएं मोदी जी के हैं वो मैंने इसी में पढ़ी हैं। अच्छा तो अच्छा। बड़ा ये कमाल की बुक है। हाँ चलिए, तो बाद में बात करेंगे। हाँ बहुत बताओ बढ़िया सर, बहुत तो बढ़िया। ये किसके लिए तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं चूंकि द मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप इन नॉर्थ इंडिया की स्टडी ऑन मारवा स्टूडियो, इसके ऊपर अच्छा। मेरा पीएचडी का रिसर्च है। अच्छा लवली। तो मैं ये चाहता हूँ कि चूंकि एक केस स्टडी ऑन मारवा स्टूडियो, तो उस संदर्भ में मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि नॉर्थ इंडिया का जो पूरा सिनेरियो है वो क्या रहा। तो जाहिर सी बात है कि वो आपके बिना तो रिसर्च पूरी होगी नहीं। तो वो पूरा का पूरा एक कुछ सवाल हैं मेरे पास जो मैंने उन पर वर्क किया है। मेरे ख्याल से 1980 में अगर चले जाएंगे वापस आप, तो मुझे इतिहास में जाना पड़ रहा है। ये ऑलमोस्ट नाउ कितना 44 years बैक। जी लगभग बहुत लंबा समय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 80s के अंदर इफ आई स्टार्ट रिकलेक्टिंग, मुझे अच्छी तरह याद है कि देखिए, एक बात तो ये तय कि सिर्फ दो चैनल होते थे। यहाँ से शुरू होगी बात। एक DD1 और एक DD2। बिल्कुल। और DD2 भी शुरू हुआ था। DD1 तो नेशनल नेटवर्क बन गया था, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स कहलाता था। और बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ी उसकी इम्पोर्टेंस और बड़ी ऑथेंटिसिटी होती थी। और DD1 का सबसे जो प्राइम प्रोग्राम होता था वो होता था समाचार, कि आज दूरदर्शन, भारत सरकार क्या बोलने जा रही है 8 बजे, वो पूरे देश उसको सुना करता था। इतनी ऑथेंटिसिटी होती थी एक समाचार की, एक चैनल की, एक प्रोग्राम की। और दूरदर्शन को जो सबसे ज्यादा ऐड मिलते थे वो समाचार के टाइम पे ही मिलते थे, पहले और बाद में। क्योंकि सबको पता था कि वो जो है उसकी जो TRP होगी समाचार की, वो सबसे ज्यादा होगी। यहाँ से आप शुरू करिए अगर सोचना। ये टेलीविजन के हालातों की बात करता हूँ। फिर दूरदर्शन ने ये डिसाइड किया कि अब प्रोग्राम बढ़े, लोगों की लाइकिंग बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, टीवी सेट बढ़े, और समझिए कि टीवी का जो प्रकोप था वो बढ़ गया। तो वहां से मिनिस्ट्री ऑफ INV ने ये डिसाइड किया था कि वी शुड हैव सेकंड चैनल। तो पहला चैनल दिल्ली में खुला DD1, तो DD2, अब वो कहलाने लगा DD2 दिल्ली। फिर वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ। फिर DD2 बॉम्बे, DD2 मद्रास, DD2 कलकत्ता, ये 4 स्टेशन खुले। और वहां पर से जो लोकल प्रोग्राम है उनको समय मिलना शुरू हो गया। क्योंकि जो DD1 था वो सारे इंडिया की जो मेजर न्यूज थी, प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, नेशनल गवर्नमेंट की, या मेजर हैपनिंग्स, या इंटरनेशनल न्यूज, या जो एक देश भर को बताना चाह रहे हूँ, वो तो DD1 पे थी। और DD2 पे शुरू हो गई लोकल न्यूज, लोकल प्रोग्राम, लोकल टैलेंट। इतना बड़ा मुल्क, आप सोचिए 125 करोड़ आदमी, और उसके अंदर एक चैनल कहाँ टिक सकता था। तो ये समझिए 4 चैनल और शुरू हो गए थे, जिनका महत्व धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और DD1 एक सीरियस लुक देता था हर प्रोग्राम में, लेकिन DD2 जो है वो एंटरटेनमेंट की तरफ बढ़ा था। तो उसमें जो डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, लोकल टैलेंट जो है वो उसमें प्रमोट होना शुरू हो गया था, जहां तक मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है। और DD जो फीचर फिल्म दिखाई जाती थी वो DD1 पे आती थी। और DD2 पे डॉक्यूमेंट्रीज, प्लेस, लोकल प्लेस वो शुरू हो गए थे। तो ये मतलब एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस इन 2 चैनलों के बीच में चल रहा था। क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि हम लोगों ने उन्हीं दिनों में, उसी के बाद एक, अब ये तो ये 80 से लेकर मेरे ख्याल से 84-85 तक तो यही हाल रहा। फिर 86 में DD2 की रेंज बढ़ा दी गई। वो तो नेशनल ही था। DD2 की रेंज बढ़ाई, उनको सिटी से निकाल कर उसको एक्सपेंड किया, सिटी से ज्यादा एक्सपेंड किया, जितना मुझे याद आ रहा है।
और जैसे दिल्ली जो था वो दिल्ली एनसीआर में चला गया, ओके। फिर दिल्ली एनसीआर से वो एनसीआर का एरिया भी बड़ा हो गया, तो वो डीडी टू काफी और ज्यादा महत्वपूर्ण एक्सपेंशन कह सकते हैं वो क्या हाँ। उसका। क्योंकि उसी हिसाब से उनके डीडी टू के जो रेट्स थे वो बढ़ने शुरू हो गए। तो मुझे याद आता है कि हमने जब इंक्वायरी की थी वहां पे किसी की पर्पस के लिए, तो उन्होंने बताया कि साहब अब जो है सिर्फ दिल्ली नहीं है, एनसीआर है। ओके। तो अब इतना नहीं, अब इतना लाख आदमी उसको देखता है। उसको देखने के लिए हमारी ये प्रोविजन बन गया है। और एरियल के साइज चेंज हुए, जो दूरदर्शन के ऊपर मेन एरियल लगा हुआ था उसकी हाइट उन्होंने बढ़ाई। फिर ये डीडी वन को चाहते थे कि नेबरिंग कंट्रीज भी देखें, ओके। कुछ ऐसा इनके मन में ख्याल आता था, और इन्होंने वो जो एरियल है उसको उसकी हाइट बढ़ाई थी। तो उससे ध्यान आया कि भाई जो मैं जाता था दूरदर्शन में प्रोग्राम देने के लिए, तो वो क्यों भाई ये कह रहे हैं कि इससे क्या होगा कि जो रेंज है वो डीडी वन की बढ़ जाएगी। ऐसे उन्होंने डीडी वन को बढ़ाया था। फिर धीरे धीरे आगे चलो तो एक नया चैनल शुरू हो गया था, डीडी इंटरनेशनल। ये तो फिर 90 में जाके हुआ है डीडी इंटरनेशनल, और हाँ करीब 90 में हुआ है, क्योंकि मुझे वो याद था कि डीडी इंटरनेशनल तीसरा सेटअप चैनल ऐड हुआ था, क्योंकि हमने एक प्रोग्राम बनाया था यहाँ 93 के अंदर, योग छाया, और उस पहली दफा वो एक योगा का प्रोग्राम प्राइवेट लेवल के ऊपर बना, बहुत ही कलरफुल अच्छा प्रोग्राम था। और वो प्रोग्राम हम तो चाहते थे डीडी वन पे चले, तो वो एक दफा तो डीडी वन पे चला, फिर वो एक दफा डीडी टू पे चला, फिर वो डीडी इंटरनेशनल पे चला गया। तो मेरे ख्याल से वो पहला प्रोग्राम था देश का जो योगा के ऊपर, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर करीब 100 कंट्री के अंदर ब्रॉडकास्ट किया गया। ओके। क्योंकि जो डीडी इंटरनेशनल था उसका उन्होंने वो टाई अप जो है वो उससे अलग अलग सैटेलाइट चैनलों के साथ किया हुआ था। तो जब यहाँ डीडी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट करते थे तो वो सैटेलाइट के जरिए करीब 100 मुल्कों के अंदर प्रसारित हो रहा था। तो वो हमें बहुत अच्छा ब्रेक मिला उसके अंदर कि भाई हमारा जो सीरियल है वो पूरी दुनिया देख रही है। बहुत बड़ी बात थी योगा के ऊपर, और योगा लोग लाइक तो करते थे चाहे खुल के सामने नहीं आते थे। तो योगा का कंट्रीब्यूशन हमारा एक बहुत बड़ा भी है, इसको मैं अपने उसमें काउंट करता हूँ जब हम कभी योगा की बात करते हैं। वहां से आइडिया हुआ कि बहुत जबरदस्त चल रहा है, और डीडी इंटरनेशनल आ गया। ये तो था नेशनल ब्रॉडकास्टर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी की लेन देन, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था बिल्कुल। तो सब प्राइवेट प्लेयर भी तो उस समय पे आने शुरू हो गए थे, जैसे अरुण पुरी जी ने कोई एक प्रोग्राम शुरू किया था, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ उस वक्त जो था, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि वीडियो फॉर्मेट था। ओके। वीडियो फॉर्मेट था, वीएचएस की कैसेट होती थी, वीएचएस की लाइब्रेरीज बनी हुई थी सारे देश भर के अंदर, और हमारी भी म्यूजिक शॉप खान मार्केट में होती थी, और हमारे वहां पे एक बड़ी जबरदस्त लाइब्रेरी होती थी, वीडियो लाइब्रेरी, और कोई पायरेसी एक्ट नहीं था तब इंडिया के अंदर। ओके। तो जो काम हो रहे थे वो लीगल थे, यानी कि लोगों को पता ही नहीं था कि कुछ इलीगल जैसी चीज हो सकती है ये आने वाले दिनों में। वो भी हमने देखा एक बड़ा जबरदस्त। तो वो लाइब्रेरी जो थी वो कंट्रीब्यूट कर रही थी, वीएचएस आ चुका था, लोगों के घरों में वीसीआर लग चुके थे, तो वो एक ऑल्टरनेट वे ऑफ एंटरटेनमेंट था लोगों के पास कि अगर आप दूरदर्शन के थके हुए प्रोग्राम नहीं देखना चाह रहे, मान लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वो नेशनल में कृषि दर्शन आ रहा है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म आ रही है, चर्चाएं आ रही हैं, नेशनल और इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर चर्चाएं चलती चली जाती थी, और कुछ नहीं हो रहा। और कभी फ्राइडे को आपको चित्रहार देखने को मिलता था, संडे को फीचर फिल्म देखने को मिलती थी। ये में 80 के दशक, इससे पीछे चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं था भाई। फिल्म भी 2 टुकड़ों में दिखाई जाया करती थी, सैटरडे एंड संडे। 1.5 घंटा आपको सैटरडे फिल्म, संडे और बैलेंस फिल्म संडे को आती थी। तो वो तो पुराने जमानों की बातें। अगर मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि जो एक्शन है वो 80s के दशक में होना शुरू हो गया था। हाँ, हो गया था, क्योंकि सोच बदली थी, टेक्निक सामने आ गई थी, वीसीआर लोगों के घर में लग गए थे, तो वो एक चैलेंज भी बन रहा था
तभी शायद डीडी टू लाए होंगे कि लोगों ने वीएचएस खरीद कर उसको फिल्मी राइट्स जो पहले थिएटर के लिए बिका करते थे उसमें एक लाइन ऐड हो गई थी जिसके अंदर लिखा जाता था ऑल्सो सेलिंग राइट्स फॉर वीएचएस। ओके। तो वो जो राइट्स खरीदता था वो उसकी फिल्म को कन्वर्ट करके वीएचएस कॉपी बनाता था और वीएचएस कॉपी को मार्केट में सेल किया जाता था और उसकी कॉपियां होती थी वो लाइब्रेरियों में भेजी जाती थी और लाइब्रेरियों से लोग पैसे देकर पहले एक टाइम पे 60 रुपए 50 रुपए 40 रुपए 30 रुपए 20 रुपए ऐसा टाइम आ गया था कि 10 रुपए में आप फिल्म देख सकते थे। अच्छा। जो 50 से शुरू में जो नई फिल्म है वो 100 रुपए आप दीजिए, कैसेट दुकान से किराए पे लीजिए और घर के वीसीआर में चलाइए, घर के 5 आदमी 7 आदमी उसे मजे से देख रहे हैं फीचर फिल्म को अपने घर में टेलीविजन के ऊपर, टेलीविजन के साइज की इस मशीन के ऊपर। वो ये सारा इस तरीके से टेक्निक्स इतनी ही डेवलप थी, हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे चल रहे थे यूरोप और अमेरिका से। ओके। और मुझे लगता है उसमें भी कहीं ना कहीं बाद में जिद पैदा हुई होगी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट्स में, हमारे आईएनबी डिपार्टमेंट में कि वी शुड बी एट पार विद द वर्ल्ड। तो वहां से मतलब क्योंकि जो कलर टेलीविजन आया वो भी तो जाके मेरे ख्याल से याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट ईयर 1984 में आया, पता नहीं कब। उसके बाद ही आया जब रामायण वगैरह का जो 1984 में जाकर कलर टेलीविजन आया, ज्यादा मुझे ध्यान। उससे पहले तो हम ब्लैक एंड व्हाइट देखा करते थे, पूरी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट। एक फीचर फिल्म भी ब्लैक एंड व्हाइट में देखा करते थे, भले ही वो कलर में बनी हो, मुगले आजम को छोड़ के। तो इस तरीके से बड़ा ही अजीब और गरीब किस्म का बड़ा सहमा हुआ सा पूरा मीडिया था देश का। तो सवाल इसमें, क्योंकि ये तो बहुत लंबी गाथा है। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता था कि जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर जैसे कुछ जर्नलिस्ट भी उभर करके आ रहे थे, जैसे अरुण पुरी जी ने प्रोग्राम आज तक पे शुरू किया था, तो सुरेंद्र प्रताप सिंह थे, फिर इधर विनोद दुआ जी। ये प्राइवेट चैनल तो बड़ी बाद में आए अभी। अच्छा, अगर आप उस वहां तक पहुंचेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। अच्छा, ओके। उसमें जो सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई थी कि आपने नाम लिया इनका, ऐसे और भी कई रॉय साहब थे, बड़ो रॉय साहब, ऐसे बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट थे जिन्हें विजुअल मीडिया का शौक रहा होगा। तो प्राइवेट चैनल आए। प्राइवेट चैनल कैसे बने? कैसेट के ऊपर बने। ओके। तो कैसेट रिकॉर्ड होता था, जैसे एक रिकॉर्डिंग हुई, उसके अंदर अपने समाचार बनाए गए, उसके साथ उसके विजुअल जोड़े गए, तो वो एक कैसेट तैयार होता था जो वीकली बेसिस के ऊपर मार्केट में आता था। जैसे काल चक्र, मुझे याद आ गया। ओके। इस तरह एक और था, कुछ ऐसे 4-5 थे प्रोग्राम। और इंडिया टुडे का जो प्रोग्राम था उसका भी वर्जन एक कुछ और था, आज तक नहीं था नाम। एक इंडिया दिस वीक था, एक शायद ये मैं बता रहा हूँ कि ये छोटे छोटे सेटअप बन गए जिसके अंदर, क्योंकि वीसीआर घरों में थे, तो वो कैसेट रिकॉर्ड करके उसका एक फिल्म का प्रोग्राम बना के 1 घंटे का एक कैसेट रेडी कर लेते थे, जिसमें समाचार फॉलोड बाय विजुअल्स और कोई चर्चा, कोई डिस्कशन करके 1 घंटे का प्रोग्राम बनाया, एडिट किया, रिकॉर्ड किया, वीएचएस पे चढ़ाया और वीएचएस की 200, 500, 1000 कॉपी बनी और वो लाइब्रेरी में बढ़ जाती थी। तो करंट अफेयर्स का जो प्रोग्राम ये बड़े पॉपुलर हुए और इनमें कोई सेंसर बोर्ड नहीं था, इनमें कोई चेकिंग नहीं थी, इसमें कोई रुकावट नहीं थी। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीजें मार्केट में लोगों को पता चली, जर्नलिज्म ने एक नई शेप ली। क्योंकि अब तक जर्नलिज्म जो लोगों को पता था, या तो जो अखबार छप के आते थे उनके जरिए, या दूरदर्शन की न्यूज के जरिए, या न्यूज के करंट अफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर जो DD1, DD2। ये जब कैसेट आते थे तो लोग बेताब आतुर बैठे होते थे कि ये कब आने वाला है, क्योंकि लोगों को जानना चाहते थे कि देश भर में उस दूरदर्शन के अलावा क्या हुआ। उसमें इतनी स्टोरीज बाहर आई, इतने नए प्रोग्राम लोगों ने देखे, इतने कई भेद खुले उसके अंदर, कई उसके अंदर और उस कैसेट की वजह से कई लोग जेल गए, क्योंकि उसमें ऐसी इंक्वायरियां उसकी वजह से उठ गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में या पुलिस में या अलग क्राइम डिपार्टमेंट में कि ये क्या हो रहा है, ये तो पता ही नहीं हम लोगों को।
तो ये कैसेट ने कमाल कर दिया। वो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म का वो एक बहुत बड़ा पहला स्टेप था देश के अंदर, जब ये प्राइवेट कैसेट्स, न्यूज कैसेट्स बन के लाइब्रेरीज में लगने शुरू हुए। ओके, धीरे धीरे करके समय बदलता गया और कह सकते हैं सर कि मीडिया एंटरप्रेन्योर की जो शुरुआत है, हम्म, जो कि बिजनेस की, क्योंकि अब तक तो नेशनल चैनल और DD2 वगैरह से भारत सरकार चला रही थी, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स जो है मुझे लगता है कि इसी दौर में आने शुरू हुए होंगे। आ गए थे, बिल्कुल बिल्कुल। ये पहला स्टेप था जहां प्राइवेट लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर कर एक अपने विजुअल्स रेडी करने शुरू किए। तो ये न्यूज के जरिए ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चित हो गए ये लोग, और लोग परख प्रोग्राम जो था वो काफी हाँ, सारा मतलब इसी कि दौर में आया। आप सोचिए आज की डेट में अगर ये कोई करेगा तो डिजास्टर है, फेलियर है, तो कौन देखेगा? यहाँ तो अब मिनट मिनट की खबर जो होने जा रहा है वो नजर आ रहा है, इतना दुनिया आगे चली गई है। तो वहां पर ये है कि भाई पिछले हफ्ते में देश भर में क्या हुआ। भारतीय समाचार चित्र एक बड़ा चर्चित था जो न्यूज और करंट अफेयर्स में था, लेकिन भारतीय समाचार चित्र जो है वो कभी कभी दूरदर्शन पे भी आ जाता था, लेकिन ज्यादातर वो सिनेमा घरों के अंदर न्यूज और करंट अफेयर का प्रोग्राम हुआ करता था। जब आप किसी भी थिएटर के अंदर फीचर फिल्म देखने जाते थे तो दो चीजें जो आज नहीं नजर आ रही हैं, पहला ये कि जब वहां पर आप जाते थे तो एक राष्ट्रीय गान होता था और पूरा हॉल खड़े होकर राष्ट्रीय गान सुनता था और गुनगुनाता था। उस पूरे झंडे को, गाने को, स्क्रीन के ऊपर उसकी पिक्चर होती थी, उसको एक बड़ी इज्जत दी जाती थी और एक बड़ी सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म जो है वो नेशनलिज्म पैदा होता था। एक वो चीज जो है वो मिस हो रही है। और दूसरा क्या होता था कि भारतीय समाचार चित्र ये एक रिव्यू होता था जो फिल्म डिवीजन वाले बनाकर, जो एक हफ्ते के अंदर पूरे देश में हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने क्या किया, कौन सी बड़ी बिल्डिंग बन गई, कौन सा ब्रिज खोला गया, कौन सी नदी में बाढ़ आई, कहां पर अर्थक्वेक आ गया। ऐसे जो बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं और जो हिंदुस्तान को उजागर कर रही हूँ कि भाई आज प्रधानमंत्री जो है विदेश की यात्रा पे निकले और यहाँ उस रात, तो वो जो फिल्म डिवीजन ने की होती है उसके कट्स रेडी कर कर एक स्निप टाइप छोटी छोटी खबरें बनाकर एक 8 मिनट की, 7-8 मिनट की, 9 मिनट की फिल्म होती थी जो पर्दे के ऊपर पिक्चर चलने से पहले दिखाई जाती थी, जब 1000 आदमी तैनात बैठा हुआ पिक्चर देखने के लिए। और तो ये फिल्म भारतीय समाचार चित्र आ जाते थे। इससे पूरे देश को देश की बड़ी खबरों का पूरा अंदाजा हो जाता था और उसमें से अगर कोई खबरें टेलीविजन पे आ चुकी होंगी मान लो तो वो एक रिवीजन हो जाती थी। तो ये बड़ा जबरदस्त सिस्टम था ये। बिल्कुल। तो सर ये जैसे प्राइवेट प्लेयर तो आ गए थे, लेकिन साथ साथ फिल्म सिटी की स्थापना और उसकी रचना और मारवा स्टूडियो का आगमन, ये भी मेरे ख्याल से उस दौर की कहानी है कि जब आप शायद एस्टेब्लिश कर रहे थे और इन सारे प्राइवेट प्लेयर्स को बड़ी मदद मिली होगी उससे। बहुत ज्यादा। वो तो मैं अब इस 1986 में आना चाह रहा हूँ कि जब 1986 में आप पहुंचे तो 1986 के दिसंबर की बात है। अक्टूबर से मैं इस बात को लेकर 86 अक्टूबर से लेकर इस बात को सोच रहा था कि ये पूरा मीडिया कितना कंजर्वेटिव है, क्लोज्ड है, लिमिटेड है, सिर्फ सरकार के हाथों में ही टेलीविजन है। और अगर हिंदुस्तान का नक्शा बनाया जाए तो उसको मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट था तो नक्शा बात बात पे निकाल लेता था मैं, और अभी भी मेरी आदत है। और मैंने देखा कि साहब ये बंबई और ये हल्का सा हिस्सा मद्रास का और ये छोटा सा बिंदु लगेगा कलकत्ता में, ये 3 जगहें थी जहां पर फिल्म का बिजनेस उन दोनों में होता था। और न्यूज और करंट अफेयर का सेंटर दिल्ली रहा है तो दिल्ली में खबर बर बनती थी और जो फिल्म डिवीजन का मेन ऑफिस भी दिल्ली में होता था, उसकी फिल्मों की डेवलपमेंट जो है वो डेवलपिंग और प्रिंटिंग जो है वो बम्बई में होती थी या मद्रास में होती थी। तो इस तरीके से वो एक सेटअप था सारा, बड़ा कमजोर सा था। तो और फिर जब मैंने ध्यान दिया कि भाई कितने यहाँ पर फिल्म सिटी हैं तो मैंने देखा बम्बई में फिल्म सिटी है और तो और कोई फिल्म सिटी नहीं। मद्रास में काम होता था, कलकत्ता में काम होता था, पर फिल्म सिटी जैसी कोई चीज नहीं। वो एक फिल्म सिटी जो वहां मेन थी वही थी। तो वो भी मैंने कहा भाई कमाल है यार, इतना बड़ा मुल्क है, एक ही फिल्म सिटी लेके बैठे हुए हैं बम्बई के अंदर। फिर उसके बाद
जब मैंने देखा स्टूडियोज, फिल्म स्टूडियोज कहाँ हैं, तो उस 26 के करीब स्टूडियो थे बम्बई के अंदर, और 4-5 मेन बड़े स्टूडियो मद्रास में थे, और 2-2.5 स्टूडियो कलकत्ता में थे, क्योंकि 3 थे और एक बंद ही रहता था। तो वो ये पूरा नक्शा देख रहा हूँ मैं 86 में अपनी आंखों के सामने। वहां से मुझे जागृति आई, मेरी रिसर्च हुई, मैंने काफी टाइम इस पे स्पेंड किया। कितने लोग काम कर रहे हैं, दूरदर्शन की क्या इन्वॉल्वमेंट है, टेलीविजन की रेंज क्या है, हमारे पास कितने लोग हमारे तैयार होते हैं साल भर में, फिल्म टीवी मीडिया के लोग, आर्टिस्ट कितने हैं, न्यूज एंड करंट अफेयर का क्या प्रभाव है। ये मैं अपना मैंने कोई इसको मेरे फॉर्मल शेप नहीं दी, क्योंकि फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग। और मैं क्योंकि बॉम्बे जा चुका था, बॉम्बे में रुका, फीचर फिल्म में मैंने काम किया, फिर वहां की इंतजारें, वहां की हरेसमेंट, फिर वहां का जो ह्यूमिलेशन, उन सारी चीजों को मैंने जोड़ा, और उसके बाद मैं दिल्ली वापस आ गया। और यहाँ दिल्ली आकर फिर मैंने इस पूरे नक्शे पे दोबारा गौर किया। मैंने कहा एक बहुत सख्त जरूरत है हमारे यहाँ पे फिल्म सिटी की, कि जो पूरे देश को कैटर करे, उत्तर भारत को खास तौर पे कैटर करे, जहां पर कुछ पढ़ाई लिखाई, कुछ समझदारी, कोई टेलीविजन, कोई सिनेमा, कोई नई इन्वेंशंस, डिस्कवरीज जो उससे जुड़े। और बट पॉइंट ये कि जब मैंने ये विचारधारा 2-4 बड़े पंडितों से की, जो मीडिया के उन दिनों में पंडित रहे होंगे, तो किसी ने गौर नहीं किया। तो वो जैसे जैसे आपने कहा कि चलो आओ आज शाम को डिनर पे चलते हैं, और आपने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है ना। फिर आप अगली बार मिलेंगे तब सोचेंगे। तो ये ऐसे मतलब गौर कोई इसको सोच नहीं पा रहा है कि इस चीज की कितनी जरूरत हो सकती है कितने बड़े मुल्क को। तो ये गलानी बन रही है मेरे लिए, एक रेस्टलेसनेस का कारण बन रही है कि क्यों नहीं लोग समझ पा रहे इस पॉइंट को। जो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि नदी का बहाव बदल दो, जमुना को यहां से निकाल के राजस्थान की तरफ ले जाओ तो वहां पानी मिल जाएगा। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि पूरे देश को इसकी जरूरत है, और कोई तवज्जो नहीं। फिर मैंने कहा चलिए, जितनी मेरी नॉलेज थी, मेरी स्कूल की और कॉलेज की एजुकेशन मुझे बड़ी काम आई। मैंने अब जो इकोनॉमिक्स पढ़ रखी थी, मैंने ज्योग्राफी पढ़ रखी थी, मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखे थे, मैंने हिंदी इंग्लिश तो चलो भाषा तो मैंने कही रखी थी। मैंने अपनी उस छोटी सी नॉलेज को इस्तेमाल करके एक प्रोजेक्ट बनाया। और एक प्रोजेक्ट बनाया कि आने वाले दिनों के अंदर हमें क्या जरूरत पड़ सकती है, कि कैसे, क्योंकि प्रोजेक्ट बगैर कोई बात नहीं करता। जिससे बात करो किसी एक दो सरकारी अफसर, अरे यार प्रोजेक्ट दिखाइए फिर बात करेंगे, तो टालने की बात होती थी। तो मैंने कहा मैं प्रोजेक्ट बना ही लेता हूँ। मैंने वो 4-6 पेज का एक प्रोजेक्ट बनाया। उसको लेकर मैं LNDO, DTA, MCD, NDMC, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि दिल्ली में चाहता था, मैं दिल्ली में रहने वाला था, दिल्ली का लड़का था, तो किसी ने तवज्जो नहीं दिया, सोचा नहीं, देखा नहीं, बोला नहीं, समझा नहीं, समझना भी नहीं चाह रहे थे। यहाँ तक हम लोग कमजोर पड़ते गए। तो मुझे लगा कि इतना गलत तो मैं नहीं हूं कि मैं समझा नहीं पा रहा हूं, कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, मेरी जो स्टडी थी वो और ज्यादा क्रूर हो गई, एग्रेसिव हो गया। बोले मैं, और क्योंकि जितनी चोट पड़ रही थी उतना ज्यादा मैं और खोज में लग गया कि जब मैं ये सोच रहा हूं तो इसमें कहाँ कमी है उससे तो मेरे को ये पता चलता गया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला गया। हर चोट से, हर दुर्कारने से, हर कागज फेंकने से वो पता, ये मुझे यकीन होता गया कि ये ज्यादा जरूरी होता चला जा रहा है। 1986 में जब मैंने ये प्रोजेक्ट दिया, तब मैं ये प्रोजेक्ट लेकर घूम रहा था, सब जगह से रिजेक्ट हो रहा था। तब खान मार्केट में मेरी मुलाकात नोएडा के चेयरमैन से हुई, और वहां पर मैंने ये उनसे जिक्र किया कि सर मैं चाहता हूं कि एक फिल्म सिटी हो। अब एक देखिए कि 25 साल 26 साल का लड़का एक मैच्योर्ड सीनियर IAS अफसर से बात कर रहा है, तो वो बच्चे की नजर से ही देखेगा उसे कि यार लगता भी कॉलेज वाले से बात इनकी, मतलब जो भी है सुन लो इनकी बात। हाँ, तो उसने कहा चलिए बताइए क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा सर इस तरह की फिल्म सिटी होनी चाहिए। तो वो
थोड़े से अटक गए। मैंने उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान देखी। मैंने उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी किया। मैं तो ड्रामा का स्टूडेंट रहा, तो मैं वो उस चीज थिएटर काम आया वहाँ पे। वो मेरा ड्रामा भी काम आया। तो मैंने कहा कमाल है, ये आदमी जो है ये मेरी बात को समझ रहा है थोड़ी सी। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बेटा प्रोजेक्ट लेके आप मेरे दफ्तर आइए। 2-4 दिन मैंने लिए और मेरे पास तो सब आइडिया था ही। उस सारी चीज को मैंने फिर से एक फॉर्मल तरीके से पूरे पेपर पे डाला और एक पेपर बनाकर मैं नोएडा अथॉरिटी चला गया और आई मेट दी चेयरपर्सन ऑफ नोएडा अथॉरिटी। उनको मैं मिला जाकर। और कौन है देखिए? हाँ जी मैडम, बताइए बताइए, बोलिए, आइए, कंटिन्यू है। हाँ जी, हाँ है। अच्छा लाइए लाइए, ये तो कड़ा पेन चाहिए मैडम इसके लिए। तो चाहिए था, चेक कर लिया ना ये एएफटी ऑनलाइन सर भी ना। अच्छा ठीक है, चलिए कहीं नोट कर लिया करो कि ये करवा के भेजा। ठीक है कहीं आपके पास कहीं डायरी में नाम नोट कर लो, जैसे इसको भेजा। हाँ, बाद में यही पूछते रहे। जी सर, तो अधिकारी के पास पहुंचे? पहुंचा, आईएएस अफसर के पास पहुंचा। आईएएस अफसर जो थे वो योगेश चंद्र जी थे, जो बाद में देश के टूरिज्म सेक्रेटरी भी बने। और जब उनको मैंने ये प्रोजेक्ट दिया तो ही वाज मोर देन हैप्पी। उन्होंने कहा देखिए हमारे पास जगह भी है और हमें नए एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट की जरूरत भी है। और उनसे मैंने कोई बहुत लंबी वार्तालाप नहीं की, क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट थे कि जब मैंने उनको ये प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो उनको ज्यादा समय लगा ही नहीं। जो एक कप चाय हम पी और उसके दौरान उन्होंने सारे प्रोजेक्ट को समझ लिया। और वहां से जब गया तो उन्होंने बोला इसको अब आप एक फॉर्मल प्रोजेक्ट बना के लाइए। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर भेजना होता है तो उसके साथ इकोनॉमी जरूर रखनी चाहिए कि क्या, किधर, कौन, कैसा, ये सब बहुत सारी डिटेल चाहिए होती हैं। तो उसके लिए एक और डिटेल प्रोजेक्ट की जरूरत थी। तो उनसे मैंने हफ्ते भर का टाइम मांगा, उसका एक डिटेल प्रोजेक्ट बनाया और वो मैंने उनको सबमिट कर दिया। और वो प्रोजेक्ट जो है यहाँ से गया लखनऊ, और लखनऊ में उसे 1 साल लगा। वो अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग मिनिस्ट्री से होता हुआ, और लेट वीर बहादुर सिंह उन दिनों में चीफ मिनिस्टर थे, वहां से पास होकर ये दिसंबर 1987 को प्रोजेक्ट पास हो गया। 1 साल लगा, परसुएशन बीच में चलती रही बराबर। और फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर, मैं तो ये कहूंगा कि एक अनजाने नाम से एक जाना पहचाना नाम बना संदीप मारवा, और लोगों ने मुझे फाउंडर ऑफ नोएडा फिल्म सिटी कहना शुरू कर दिया। दिसंबर का ये महीना, और उसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने कहा कि भाई अब ये प्रोजेक्ट तो पास हो गया, इसमें करें क्या। और मजे की बात ये कि नोएडा अथॉरिटी में एक भी ऐसा ऑफिसर नहीं था जिसको फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर, फिल्म सिटी, फिल्म मेकिंग का ज्ञान हो। ब्लैंक थे। मैं जानता था, मैं जिससे भी बात करता था बहुत अजीब और गरीब किस्म के क्वेश्चन सुनने को मिलते थे जो रिलेटेड ही नहीं होते थे कम से कम। तो वो क्योंकि जमीनें बेच रहे थे उन दिनों में, नोएडा अथॉरिटी की माहिरता थी कि वो छोटे से बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जमीन बेच देते थे। और पर ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने अब तक नहीं देखा था, जबकि 1976 से नोएडा शुरू हुआ है बिकना, और 1986 तक 10 साल तक हर किस्म की इंडस्ट्री यहाँ आई। तो उनको उन इंडस्ट्रीज के बारे में तो बहुत ज्ञान हो चुका था, लेकिन फिल्म, टीवी, मीडिया का पहला प्रोजेक्ट था। तो वो हर चीज वो मुझसे ही पूछते रहे, हर चीज मैं बताता रहा कि इसके पीछे ये राज है, इसके पीछे ये राज है। उन्हें ये भी नहीं पता होता था उन दिनों में कि स्टूडियो को हायर चार्जेस पे दिया जाता है। और किराया, इक्विपमेंट को किराए पे दिया जाता है। फिल्म मेकर्स जो है वो फिल्म बनाने के लिए स्टूडियो किराए पे लेते हैं, इक्विपमेंट किराए पे लेते हैं, मैन पावर को फ्रीलांसिंग बेसिस के ऊपर बुक करते हैं, फाइनेंसर से पैसा उठाते हैं। तो मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि मुझे सबसे पहली क्लास नोएडा अथॉरिटी की लेनी पड़ी कि जो वहां पे
जिस अफसर से जो चाहे वो फाइनेंस का अफसर रहा हो, चाहे वो मार्केटिंग का रहा हो, चाहे वो सेल्स का रहा हो, चाहे वो चेयरमैन ऑफिस के लोग रहे हों, तो वो बड़े 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 अफसर होते हैं। उन्हें थोड़ा सा अजीब भी लगता था कि यार एक लड़के से क्या हम सवाल पूछें, तो बड़े मिठास तरीके से वो मेरे से बातें निकाल लेते थे। यार इसके बारे में तुम क्या समझते हो, तो उसके बारे में क्या समझते हो, तो मेरे को तो बोलना पड़ जाता था। तो वो उनको पूरा सब्जेक्ट समझ आ जाता था कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इनको धीरे धीरे इनको मेरे को समझाना पड़ा कि एक फिल्म सिटी जो आएगी वो क्या रूप लेगी, उसमें क्या होगा, ये सारा मुझे इन लोगों को समझाना पड़ता था। और पर वो जब समझे तो उन्होंने बोले कि अब ये लेगा कौन, क्योंकि 100 एकड़ प्रोजेक्ट पास तो हो गया, लेकिन 100 एकड़ एक आदमी को थोड़ी दे सकते हैं। तो उस टाइम हाँ, उस टाइम तो जो रेट चल रहा था उस रेट के हिसाब से माल बिकना चाहिए था। तो उनका लेगा कौन, तो ये नोएडा अथॉरिटी ढोल और ड्रम और नगाड़े लेकर बंबई गए, कलकत्ता गए, मद्रास गए, दिल्ली में ढोल बजे, नोएडा में ढोल बजे, कोई नहीं आना चाहता था। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि यार कहीं ये प्रोजेक्ट बेकार तो नहीं कहीं बन गया, कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा ये। हाँ, या फेल तो नहीं हो जाएगा ये, मतलब ये है क्या भाई। एक 26 साल के लड़के के ऊपर सरकार ने सब कुछ निर्भर करके एक प्रोजेक्ट पास कर दिया, बट जिन लोगों ने लखनऊ में प्रोजेक्ट पढ़ा, देखा, सोचा, समझा, तो उन्होंने कुछ तो सोचा ही होगा कि आज नहीं कल तो हो ही जाएगा। और प्रॉब्लम जब यहाँ आई तो मेरे को लगा कि मेरी जिम्मेदारी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि जो जमीनें सरकार को बेचनी थी अब वो मुझे बेचनी पड़ रही है। तो मैं क्या किया, मैं सबसे पहले जो है वो बोनी कपूर को लेके आया, फिर उसके बाद मैं टूटू शर्मा को लेके आया, फिल्म पर निर्माता उनका, फिर मैं FC मेहरा को लेके आया। ये 3 लोगों को मैंने उसी वक्त इमीडिएटली जोड़ा। फिर गुलशन कुमार मेरे क्योंकि अच्छे दोस्त थे मेरे, तो उनको मैं ये बता ही चुका था प्रोजेक्ट, और हम दोनों को इस प्रोजेक्ट के बारे में मालूम था अच्छी तरीके से। अब वो एक लोकल बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था जिसके पास नाम भी था, पैसा भी था, और उसका काम भी चल रहा था नोएडा, और नोएडा में उसके पास कई फैक्ट्रियां भी थी। तो उसको तो हमने पहले ही दिन से रोपिन किया हुआ था कि आप तो है ही हैं और मैं तो हुई हूँ। तो कहा ठीक है, और उसका काम फिल्म म्यूजिक का और इस तरह था, तो वो एक रिलेटेड काम था उसका, क्योंकि म्यूजिक का काम था तो रिलेटेड काम था। तो उन दिनों में वो फिल्में नहीं बना रहे थे, लेकिन उसने कहा मैं तो रहूंगा इसी के बीच में, तो वो भी था कि भी चलो ये रहेंगे। लेकिन गुलशन जी ने बड़ा अच्छा किया कि वो साउथ में गए और उन्होंने वहां से जैसे मैं बंबई से लोग ला रहा था, तो वहां से वो LV प्रसाद को लेके आए, पूरन चंद्र राव को लेके आए, 2 बड़े नाम लेके आए। उससे काफी बड़ा एक सहारा मिला पूरी फिल्म सिटी को, क्योंकि प्रसाद लैब जो थी वो एक ही थी उन दोनों में, तो फिल्में डेवलप और प्रिंट करनी पड़ती थी, सेटेलाइट था पूरा। तो हमें लगा कि अगर ये लोग आ गए तो लैब का काम बड़ा आसानी से हो जाएगा। और पूरन चंद्र राव खुद बहुत चर्चित प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे, तो फिल्म मेकर रहे साउथ के बहुत बड़े, तो ये आदमी आ जाएंगे तो इनके स्टूडियो सेट हो जाएंगे और इनकी फिल्में बननी शुरू हो जाएंगी, ऐसा कुछ सोच के हम लोग आए। फिर इन द मीन टाइम यश चोपड़ा जुड़ गए, इन द मीन टाइम डैनी और रोमेश शर्मा जुड़ गए, फिर इन द मीन टाइम लोकल में पूरन सरीन और कमलेश्वर जो राइटर हुए और दैनिक जागरण के एडिटर भी रहे, वो जुड़ गए। तो इस प्रकार से ये एक समा बनता गया। पद्मनी कोल्हापुरी भी सुना कि उन्होंने, टूटू शर्मा पद्मनी उनकी धर्मपत्नी। तो वो ये इस तरह ये इन लोगों को लेके हम आए और ये इन लोगों से एप्लीकेशनें डलवाई कि भाई आप एप्लीकेशन, तो पहले 6 प्रोजेक्ट पास हुए, फिर उसके बाद दोबारा 6 पास हुए, करीब 12 लोग फिल्म सिटी में आ गए इन सब मिलाकर। और 12 लोगों ने यहाँ पर जमीन ली, आवंटन हुआ, और सरकार ने इनके नाम से, इनके काम से, इनके प्रोजेक्ट को देखते हुए जो एरिया डेवलप इसमें कर सकते थे लोग, जितनी इनकी एप्लीकेशन थी उसके हिसाब से इनको ये सब हिस्से बांटे गए। और 12 के बाद फिर वो आगे चल के वो और बात है कि 6 उसमें 4 प्लॉट और जोड़े गए। अब कुल मिलाकर आज 16
प्लॉट है, 16 स्टूडियो के लैंड है जो इस 25 एकड़ की फिल्म सिटी में आवंटन हुए। उसमें तकरीबन 3 एकड़ सड़कों में चला गया और 22 एकड़ के प्लॉट कट के सामने आए। ओके। ये एक इतिहास बना और 87 दिसंबर से लेके और मार्च 88 तक ये सारी हरकतें चलती रहीं और मार्च 88 में फॉर्मल अलॉटमेंट दे दी गई। 3 साल का टाइम दिया सरकार ने टू बिल्ट अप द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू कंस्ट्रक्ट द स्टूडियोज। तो 3 साल का टाइम था, पहले 2 साल का टाइम था, फिर 2 साल के टाइम के बाद हम लोगों ने सबने मिलकर लिखा तो नोएडा अथॉरिटी ने बोला कि हम 1 साल का टाइम आपको और एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल ही नई चीज है और समय लग रहा था और नोएडा कोई ऐसा डेवलप तो था नहीं, हर चीज के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। तो वो खास तौर पे जब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाती है कि ईंटें, रेता, बदरपुर, रोड़ी, सीमेंट जब का काम खत्म हो जाता है और जब फिनिशिंग का काम शुरू होता है तो उसके अंदर चाहे पेंट है, पॉलिश है, सैनिटरी है, हार्डवेयर है, लकड़ी है, ये सब बहुत सारी चीजें दिल्ली से लानी पड़ रही थी स्टूडियोज बनाने के लिए। तो वो इस चीज को समझ रहे थे अथॉरिटी वाले, तो 1 साल की एक्सटेंशन ग्रांट हो गई थी। और जब ये हो गई थी तो फिर उसके बाद हमारे 3 साल पूरे होते ही ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा विषय था, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, मेरी ख्वाबों की दुनिया थी और मेरी जो सोच का पर्दा हट चुका था और जो ड्रीम था वो रियलिटी का एक रूप ले रहा था। तो किताबों में ही पढ़ा था कि जो है वो ख्वाबों को या सपनों को एक दिशा देनी, वो पहली दफा ऐसा नजर आ रहा था कि ये काम हो रहा है। और 10 मार्च 1991 को 91 को हमने उत्तर भारत का पहला प्रोफेशनल फिल्म स्टूडियो मारवा स्टूडियो यहाँ से चालू कर दिया। ओके। ये जिम्मेदारी थी। लोग फाउंडर ऑफ नोएडा फिल्म सिटी कहते थे कि भाई ये क्या बोलते हैं, निर्माता हैं या संरक्षक हैं या क्या बोलते हैं उसे, संस्थापक हैं। तो वो उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ती चली गई। मेरे पास पैसे कम थे लेकिन उसके बावजूद भी लोन लेकर, पूल करके, प्रॉपर्टी बेचकर, सब कुछ करके एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी एक स्टूडियो की वो पूरी करते हुए, इक्विपमेंट डालते हुए 10 मार्च 1991 को यहाँ पर हमने लॉन्च कर दिया। और पहली फीचर फिल्म जिसे बोनी कपूर ने यहाँ, क्योंकि मेरा और बोनी कपूर का स्टूडियो वो इकट्ठे हमने लॉन्च किया। और जो पिछले 3 साल में मैं अपना स्टूडियो बना रहा था, बोनी कपूर का स्टूडियो बना रहा था, टूटू शर्मा का यानी पद्मी कोल्हापुरी का उनका स्टूडियो बना रहा था, तो बहुत लोड पड़ चुका था मेरे ऊपर। एक अपना घर का मकान बनाना मुश्किल होता है, आदमी उसी में बूढ़ा हो जाता है। तो ये मेरे लिए जो है ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी उसमें। लेकिन मैंने जैसे तैसे करके ये तीनों स्टूडियो की जिम्मेदारी ली, उनको तैयार किया, बनाया और तकरीबन पूरे कर दिए। तो 2 स्टूडियो एक साथ लॉन्च हुए 10 मार्च को, मारवा स्टूडियो और सुरेंद्र कपूर स्टूडियो। बोनी जी के पिताजी का नाम सुरेंद्र कपूर स्टूडियो, उनके नाम से स्टूडियो को रखा गया और एक शानदार बड़े ही भव्य तरीके से दोनों स्टूडियो का एक साथ उद्घाटन हुआ जो एक यादगार बनी, इतिहास बना। और आज मुझे 36 साल हो गए, आज 36 सालों में आज तक मैंने इतने बड़ा फिल्म इवेंट नोएडा में अब तक नहीं देखा है इन 36 सालों में। बल्कि वो जो इनॉर्गल है हमारा मारवा स्टूडियो का, वो भी अपने आप में इतिहास बन गया क्योंकि बहुत सारे फिल्मी हस्तियां बंबई से और देश भर से यहाँ पहुंची और तांता लगा और 2-2.5 हजार आदमी यहाँ पर पहुंच गया था। इनॉर्गल के टाइम पर खाना शॉर्ट पड़ गया था और मेरे फादर को थोड़ी असेसमेंट वैल्यू उनकी बड़ी तेज थी, तो उन्होंने एकदम अंदाजा लगाया और क्वालिटी बड़ा चर्चित खाना है दिल्ली का रेस्टोरेंट का उनका, तो उन्हें पहले दोबारा फोन करके कि खाना तो लग गया है, पहला राउंड खा रहे हैं, आप इमीडिएटली खाने का इंतजाम करिए क्योंकि बंदा बहुत बढ़ चुका है। तो
ये यहाँ से ही बहुत सारी चीजें हैं जो शायद ना भी आपके इस सब्जेक्ट से जुड़ी हों, लेकिन वो माहौल बन गया। वो पहले तो एक बड़ा जबरदस्त माहौल बना, 2-2.5 हजार आदमियों ने खूब फिल्मी सितारों के साथ साक्षात्कार किया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बम्बई लगता है जैसे नोएडा में आ गया है। ये लोगों का एक्साइटमेंट थी, उनकी वो उत्तेजित हुए थे, वो प्रोत्साहित हुए थे, उन्हें मजा आ रहा था कि कभी उन लोगों ने यहाँ पे फिल्म स्टारों को नहीं देखा था, इस कम से कम नोएडा के नगरी के लोगों ने। और यहाँ जितने लोग अंदर थे उतने ही लोग बाहर सड़क पे खड़े हुए थे कि जो गाड़ी में कोई एक स्टार या कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आ रहा था उसको वहीं से हल्ला शुरू हो जाता था। तो ये मतलब आधे किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी और जो लोग वहीं से तालियां बजाते थे गाड़ी में, देखा देखा देखा, और गाड़ी वो मारवा स्टूडियो के काले गेट के आगे आके खड़ी हो जाती थी और वो जो चर्चित पर्सनालिटी थी वो अंदर एंटर करती थी, तो वो अंदर के लोग फिर वो चकाचौंध हो जाते थे। तो वो एक बहुत जबरदस्त, क्योंकि मुझे था कि इसका एक भव्य आयोजन होना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी थी मेरे पे। मैं नोएडा फिल्म सिटी मेरा प्रोजेक्ट, एक स्टूडियो खोलने का मेरा प्रोजेक्ट, और वहां पे हमने पहले दिन ही फिल्म की शूटिंग रखी प्रेम की, और संजय कपूर और तब्बू की ये फिल्म थी और उसमें बीना राय उसमें माँ का रोल कर रही थी वो, और तमाम उनके जो फिल्म से जुड़े हुए तमाम सारे एक्टर्स और सारी टेक्निकल टीम और को आर्टिस्ट सब यहाँ मौजूद थे। और हमने एक टेलीविजन सीरियल खाली हाथ, जैसे खालिद सुल्तान ने डायरेक्ट किया था, दूरदर्शन का कमीशन प्रोजेक्ट था, वो हमने लिया। उसके अंदर जितने टेलीविजन के सितारे थे, चर्चित नाम, वो सब यहाँ पर बिखरे पड़े हुए थे पूरे गार्डन के अंदर, और लोगों को कभी गर्दन इधर मोड़ते थे, कभी गर्दन उधर मोड़ते थे कि ये भी जानता हूँ मैं, वो भी जानता हूँ। तो उस वक्त एक बड़ा जबरदस्त माहौल बन गया था। तो यकीन हो गया उस बड़ी इनॉग्रेशन से, लोगों को ये यकीन हो गया, कम से कम नोएडा अथॉरिटी को तो विश्वास आ ही गया होगा कि भाई यहाँ अब फिल्म का काम होगा। ये बहुत अच्छी शुरुआत थी और यहाँ से माहौल बना। अब ये बातें बताने का सबसे बड़ा तात्पर्य क्या है? सबसे बड़ा तात्पर्य ये है कि एक ऐसी जगह पे, यानी कि रेगिस्तान में कुआं खोदकर मीठा पानी निकालने का सपना है कि जहां फिल्म का कल्चर नहीं है, जहां फिल्म की कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, जहां फिल्मों को बनाने का एक भी शख्स वाकिफ नहीं है, ऐसी जगह के ऊपर मेरे को एक फिल्म सिटी तैयार करनी है, एक फिल्म स्टूडियो तैयार करना है, और काम करके सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि लोगों को ये यकीन दिलाना है कि ये फिल्म सिटी एक कामयाब फिल्म सिटी है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जिसने मेरी रातों की नींदों को इन पिछले 36 सालों से ले लिया है। क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री जब कोई बनता है तो हो सकता है बड़े शौक से बनता होगा, लेकिन जैसे ही वो विक्रमादित्य की उस कुर्सी पे आके बैठता है प्रधानमंत्री की सीट पे, तो उसे पता चलता है कि इतने बड़े मुल्क, इतने बड़े देश को, जिसमें इतनी भाषाएं, इतने कल्चर, इतनी मुसीबतें और इतनी उम्मीदें हैं, उनको कैसे पूरा करूंगा। तो वो पहले से कई गुना ज्यादा काम करता है, पहले से कई गुना ज्यादा उसकी सोच बढ़ जाती है, और पहले से कई गुना ज्यादा वो उस प्रोजेक्ट को समय देता है। शायद ऐसा ही कुछ थोड़ा सा मेरे साथ भी हुआ, और इसको मैंने अपना एक चैलेंज समझा, इसे अपनी एक जिंदगी अपॉर्चुनिटी समझा कि मुझे यहाँ से अब सिर्फ नोएडा ही नहीं, उत्तर भारत ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि पूरे संसार को ये बताना है कि हिंदुस्तान फिल्म, टीवी, मीडिया में एक जागृति ला सकता है। वरना ये जो सेंटर है, ये हम लोग कुएं के मेंढक बन जाते और खारा पानी पीते रहते, और यहीं कुएं के आसपास लोग मरे रहते उसे पीकर। तो वो इसमें से जो ज्वाला पैदा करनी थी कुएं से, वो लाइट पैदा करनी थी जो पूरी दुनिया तक पहुंचे, और वो उसके लिए चाहे प्रार्थनाएं, चाहे पूजा पाठ से शुरू होती है गाथा, और सबसे बड़ा पूजा जो है वो कर्म है कि मुझे खुद और मेरी टीम को, जो भी टीम मेरे से जुड़ रही थी, उसको मुझे इतना जागृत रखना था, इतना अग्रसर रखना था, इतना तेजस्वी रखना था कि हम जो काम करें
उसका प्रभाव जो है वो देश से होते हुए हमारे दुनिया तक पहुंचना चाहिए, ऐसा हमने कसम खाई और उसको लेकर हम लोग उस पटरी पर चल पड़े। अब क्या हुआ, मंजिल बहुत दूर चली गई। पहला स्टेशन तो था कि काम शुरू हो जाए, दूसरा स्टेशन था कि लोग आने शुरू हो जाएं और सिनेमा की बात हो, तीसरा था कि ये मेरे साथ साथ, सिर्फ मेरे साथ साथ मैं खुद नहीं, मेरी जिम्मेदारी थी कि जितने लोग आ रहे हैं वो भी तो कामयाब हों, तभी तो फिल्म सिटी कामयाब गिनी जाएगी। तो वो पूरी फिल्म सिटी की कामयाबी का स्टेशन था। उसके बाद कि जो यहाँ काम कर रहे हैं ये लोग पैसा कमा लें, पैसा कमाएंगे तभी तो रुक पाएंगे, तो उनको उनकी रिटेंशन, सस्टेनेबिलिटी, वो एक बहुत बड़ा स्टेशन था। और जब ये सब हो जाए तो उसके बाद देश भर में इसकी आवाज पहुंचे और फिर दुनिया भर में इसकी आवाज पहुंचे। एक लंबा अरसा चाहिए होता है आपको ऐसे कार्य के लिए। बिल्कुल सही है सर। सर ये बैकग्राउंड बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, तो बहुत सारे लोग फिर आने शुरू हो गए, चूंकि उनको भी मीडिया का बिजनेस करना था, स्टूडियो उनको अवेलेबल होने शुरू हो गए होंगे और कहीं ना कहीं उनका जो जो बिजनेस का जो एक स्केल है वो भी शायद बढ़ना शुरू हुआ होगा ये फिल्म सिटी के एस्टेब्लिश होने से। पहले ही प्रोजेक्ट के साथ जो है हमने महसूस किया कि बहुत सारी कमियां आनी शुरू हो गई। लाइटमैन नहीं मिल रहा, टेक्नीशियन नहीं मिल रहे, प्रॉपर ट्रेन्ड एक्टर्स नहीं मिल रहे, जो लोग डीडीए क्वार्टरों में फिल्में बनाया करते थे दिल्ली के अंदर, कुछ रिटायर्ड फिल्म आर्टिस्ट जो बम्बई से या किसी और जगह से वापस दिल्ली आके सेटल हुए, उनको हमने साथ जोड़ने की कोशिश की क्योंकि वो तजुर्बेकार थे। जो लोग बम्बई से लौटे हुए थे और कोई काम ढूंढ रहे थे, उन लोगों को हमने जोड़ने की कोशिश की क्योंकि वो लोगों के पास कम से कम सिनेमा का, फिल्म का, टीवी का तजुर्बा था और टेलीविजन के नाम पे तो सिर्फ दूरदर्शन था और दूरदर्शन में भी जो स्टाफ था वो बड़ा एक लिमिटेड नॉलेज वाला था। क्योंकि जब मैंने उनसे बात शुरू की, सुशील जी, बात ये है कि जिस जिंदगी को मैंने 36 साल जिया है उसको मैं 30 मिनट में कैसे बता सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप वाकई में थीसिस लिख रहे हैं, आज शुरू कर रहे हैं एक डॉक्टरेट मारवा स्टूडियो के ऊपर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो सब सारी चीजें बताऊं जो शायद आज तक किसी के सामने डिस्कस ही नहीं हुई। क्योंकि जो आज आप थीसिस लिखने जाएंगे, जिसपे आप शुरू करेंगे, ये भारत का इतिहास बनेगा, दुनिया का इतिहास बनेगा। जो आप किताब लिखेंगे वो छपेगी, पता नहीं क्या बनेगा उसका देखेंगे, बट पॉइंट ये है कि वो दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि एक विजेता के पीछे कितनी बड़ी उस स्पोर्ट्समैन की मेहनत होती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बाकी मुझे लगता है कि आज हम लोग यही रोक लेते हैं और कल इस पे हम लोग चर्चा कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, कि बड़ा अच्छा लगा मुझे और इस पे अगली चर्चा जो है इसकी आगे की यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बड़ा मजा आया आज संदीप मारवा जी से ये जान करके कि पूरी जो यात्रा है, मुझे लगता है कि जब वो बता रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो धूल, वो आंधी, वो तूफान, वो जंगल जैसा जो माहौल यहाँ पर जो रहा होगा और वहां पे आज जो चमक दमक आप फिल्म सिटी की देखते हैं, इसके पीछे कितनी मेहनत है, कितना संघर्ष है, ये आज इस पूरी चर्चा से ये बात निकल करके सामने आई है। और मुझे लगता है कि शायद उनके पीछे जो एक जोश और एक जो एनर्जी काम करती है, शायद इसी वजह से वो कर भी पाए हैं। तो ये यात्रा जारी रहेगी और मुझे लगता है कि जो चैनल इन्वेजन और एएफटी की पूरी यात्रा को हम और आगे एपिसोड में कवर करेंगे। आज के लिए इतने ही और हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।